बरसात में परी ने दिया जादुई रेन गाउन। अच्छे अच्छे। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब तो मैं बारिश में पूरी तरह से भीग जाऊंगी। तभी सुमन की नजर उन लोगों पर पड़ती है जो बारिश में रेन सूट पहनकर चल रहे होते हैं। ये देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी अगर रेनकोट होता तो मैं भी इस बारिश में इस तरह भीगती नहीं और ना ही मेरी तबीयत खराब होती। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम लोग ये रेनकोट खरीद सके। इतना कहकर सुमन जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए अपने घर पहुंचती है। उसी समय उसकी भाभी नीलम उससे कहती है, अरे सुमन, तुम इस तरह बारिश में भीगते हुए क्यों आ गई? कुछ देर कहीं खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेती। क्या करती भाभी, अगर बारिश रुकने का इंतजार करती तो शाम हो जाती, फिर माँ भी चिंता करने लगती और मेरे पास कोई फोन तो है नहीं कि मैं आप लोगों को फोन करके इन्फॉर्म कर देती। इसलिए भाभी प्लीज आप भैया से बोलो ना, वो मेरे लिए भी एक रेन सूट ले आए ताकि मैं भी बारिश में बिना भीगे कॉलेज जा सकूं। अरे सुमन बेटा, तू कब से इन गीले कपड़ों में खड़ी है? जल्दी से जाकर कपड़े बदल ले वरना तुझे सर्दी लग जाएगी। और नीलम बहू, तू जाकर इसके लिए एक कप चाय बना दे ताकि इसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। सुमित्रा के इतना कहने पर सुमन अपने कपड़े बदलने चली जाती है और नीलम उसके लिए चाय बनाने लगती है। तभी रात होते होते सुमन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से छींकने लगती है। उसी समय नीलम कहती है, देखा, जिस बात का डर था वही हुआ ना। बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना। अब भला इतनी रात में हम तुम्हारे लिए दवाई कहाँ से लाएं? और ना ही इस समय पर घर में एक भी पैसा है। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे। नीलम की ये बात सुनकर उसका पति विरजेश कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे न कैसे करके सुमन के लिए दवाई लानी ही पड़ेगी ना। इसलिए माँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाए। लेकिन बेटा, तू बाहर कैसे जाएगा? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। कहीं तू भी बारिश में भीग गया तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए तू रहने दे, मैं घर पे ही कुछ घरेलू उपाय करके सुमन के लिए दवाई बना देती हूँ। तब तक नीलम बहू, तू ऐसा कर, तू सुमन के लिए हल्दी वाला दूध बना दे। इतना सुनकर नीलम सुमन को थोड़े से दूध में हल्दी डालकर पीने के लिए दे देती है, जिससे सुमन को काफी राहत मिलती है। लेकिन उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं जा पाती है। और जब कुछ दिनों बाद बारिश नहीं होती है तो उन दिनों सुमन बड़े ही आराम से अपने कॉलेज आ जा पाती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से सुमन फिर से बारिश में भीग जाती है और उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, आप भैया से कहकर मेरे लिए भी एक रेन सूट मंगवा दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रहूंगी और मेरी तबीयत खराब होती रहेगी। और आपको तो पता है ना, मेरा फाइनल एग्जाम आने वाला है। अब ऐसे में अगर मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो फिर मैं अपना एग्जाम कैसे दूंगी? सुमन, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, इस बारिश की वजह से तुम्हारे भैया का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसलिए घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बड़ी मुश्किल से तो हम 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। फिर ऐसे में हम लोग रेन सूट कैसे खरीद पाएंगे? बहू, मेरे पास ये 10 रुपए पड़े हैं, तू बाजार जाकर अदरक खरीद ला। हम उसी का काढ़ा बनाकर इसको पिला देंगे, वरना अगर इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी माँ जी। इतना कहकर नीलम सर पर प्लास्टिक की बोरी ओढ़े हुए बाजार जाने लगती है और कहती है, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा तू हम गरीबों की? पहले ही हमारे घर की हालत इतनी खराब है और अब बारिश में भीगने की वजह से सुमन की तबीयत भी खराब हो गई है। और अगर उसकी तबीयत ऐसे ही खराब होती रही तो वो अपना फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब हम ऐसे में उसके लिए रेन सूट कहाँ से लेकर आए? हमारे घर पर तो खाने तक को पैसे नहीं है। सुमन इतना कहते हुए आगे बढ़ ही रही थी,
उसकी नजर पैर के नीचे बैठी एक गरीब औरत पर जाती है जो हाथ में अपने नवजात बच्चे को लिए पेड़ के नीचे बैठी होती है और बारिश की वजह से उसका नवजात बच्चा भी भीग रहा होता है। तभी नीलम उसके पास जाती है और कहती है, सुनो बहन, तुम इतनी बारिश में इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हुई हो? ऐसे तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँ बहन, मुझ गरीब के पास तो रहने का कोई ठिकाना तक नहीं है। जैसे तैसे करके इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने बच्चों को इस बारिश से बचा रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, तुम ऐसा करो, तुम ये बोरी रख लो, इससे तुम अपने बच्चों को बारिश के पानी से बचा पाओगी। और हाँ, ये लो 10 रुपए, इससे तुम अपने बच्चों के लिए दूध खरीद लेना। शायद ये बहुत भूखा है इसलिए इतना रो रहा है। नीलम के इतना कहते ही वो औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर नीलम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वो परी कहती है, सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, खुद इतनी तकलीफों से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए। भला आजकल इस दुनिया में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। लेकिन आप कौन हैं और ये अचानक से आप ऐसे कैसे बदल गए? मैं परीलोक की रानी परी दिव्या हूँ और मैं कभी कभार धरती पर लोगों की परीक्षा लेने आ ही जाती हूँ। और आज तुम्हारे ये दयालुपन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई रेन गाउन देना चाहती हूँ। तुम इसे अपनी ननद को दे देना और जब तुम्हारी ननद ये जादुई रेन गाउन पहनेगी तो तुम्हें इसका जादू अपने आप पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। आपको नहीं पता, पर मुझे इस समय इस रेन गाउन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और इस तरह नीलम वो रेन गाउन लेकर अपने घर वापस आ जाती है। और अगले दिन जब सुमन अपने कॉलेज जा रही होती है तो नीलम उसे रेन गाउन देते हुए कहती है, ये लो सुमन, तुम्हारा रेन गाउन, तुम आज इसी को पहनकर कॉलेज जाना। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो भाभी, आखिरकार आप मेरे लिए रेन गाउन ले ही आई। इतना कहकर सुमन वो रेन गाउन पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। तभी रास्ते में बहुत ही तेज बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार सुमन को बारिश में भीगने का कोई डर नहीं होता। उसी समय वो देखती है कि रास्ते पर कुछ लोग खड़े होकर गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे होते हैं, जिसे देखकर सुमन कहती है, काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इस बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खा पाती। सुमन के इतना कहते ही अचानक से उसके हाथ में भुट्टा आ जाता है, जिसे देखकर सुमन कहती है, अरे ये क्या, ये अचानक से मेरे हाथ में भुट्टा कहाँ से आ गया? क्योंकि मैंने तो कोई भुट्टा नहीं खरीदा, पर ये आया कहाँ से? आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं ये रेन गाउन की वजह से तो नहीं? काश मुझे गर्मा गर्म चाय मिल जाए। और इस तरह फिर से सुमन के एक बार कहने पर उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय आ जाता है, जिसके बाद सुमन समझ जाती है कि वो रेन गाउन एक जादुई रेन गाउन है। और ये देखकर सुमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फटाफट से अपने घर जाकर इस बारे में सबको बता देती है। जिसके बाद नीलम कहती है, हाँ, मुझे रानी परी ने कहा तो था कि ये जादुई रेन गाउन है, पर मुझे उनकी बातों पर उस समय विश्वास नहीं हुआ था। अरे बहू, इस जादुई रेन गाउन की वजह से हमारे घर में तो खाने का भंडार भर चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, अब इस जादुई रेन गाउन की मदद से हम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और फिर इस तरह जादुई रेन गाउन मिल जाने की वजह से नीलम के परिवार की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और अब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वे लोग उस जादुई रेन गाउन से मांग लिया करते थे। और अब उनका पूरा परिवार बिना किसी तकलीफ के एक साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं। जादुई फैंसी ड्रेस का जादू। घुम्मनपुर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में सीता और गीता नाम की 2 बहनें रहा करती थी। दोनों की एक एक सुंदर बेटी थी। सीता की बेटी का नाम सपना था और गीता की बेटी का नाम गरिमा था। सपना दिखने में बहुत सुंदर थी और वहीं गरिमा
थोड़ी कम सुंदर थी, लेकिन सीता और गीता दोनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। सीता और गीता दोनों ही विधवा थी, लेकिन वह दोनों गांव के बड़े बड़े घरों में काम किया करती थी और बहुत संगठन के साथ एक ही घर में रहा करती थी। दोनों ने कभी अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। लेकिन एक दिन सीता काम करने के लिए घर से निकलती है और हाईवे क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सीता के एक्सीडेंट हो जाने के बाद सीता वहीं अपनी सांसें तोड़ देती है। कुछ समय बाद जब वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें से एक सीता के गांव का आदमी होता है जो सीता को पहचान लेता है और गाड़ी की मदद लेकर सीता को घर तक लेकर जाता है और घर वालों को सब कुछ बताता है। माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। दीदी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अभी बहुत कुछ संभालना था। तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेले कैसे दोनों बच्चियों का पालन पोषण करूंगी? सभी रो रहे होते हैं। सपना, गरिमा और गरिमा की माँ गीता, इतने में गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ समय बाद सीता का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं। यहाँ सपना और गरिमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहाँ सीता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके घर वापस आती है और दोनों बच्चियों को समझाती है। सपना बेटा, जो होना था सो हो गया। अब अगर इस तरीके से रोती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सपना, तुम अपना दिल मजबूत रखो और हम मिलकर सारी समस्या का हल कर लेंगे। और फिर मैं और गरिमा तुम्हारे साथ ही तो हैं। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। दोनों बच्चियाँ इस बात को समझती है और फिर कुछ दिनों बाद दोनों बच्चियाँ वापस से स्कूल जाने लगती है। इधर गीता रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाती लिखाती है और उनका पालन पोषण करती है। मैं और सपना दीदी स्कूल जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना माँ। बाय मासी। ध्यान से पढ़ना दोनों मन लगाकर और अपना लंच मत भूलना। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। चलो अभी स्कूल जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। दोनों बच्चियां स्कूल जाती है और वहां एक नोटिस पढ़ती है। आने वाले हफ्ते में एक स्कूल का फंक्शन होगा जिसमें सभी अपने अपने घरों से तैयार होकर आएंगे और जिस भी कपल का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा उसे वहां बैठे जज 1 लाख रुपए का इनाम देंगे और उसे मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। यह नोटिस पढ़कर सपना और गरिमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। गरिमा, हम इस फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि सभी को हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगे और हम 1 लाख का इनाम जरूर लेंगे ताकि हम अपनी माँ की मदद कर सके। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम इस परफॉर्मेंस में 1 लाख जीत सकते हैं और इससे बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। सपना और गरिमा दोनों घर जाते हैं और गीता को सब कुछ बताते हैं। यह बात सुन गीता को बहुत खुशी होती है कि दोनों ही बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझती है। अब दोनों ही बड़ी हो गई है और वह उनको फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देती है। बिल्कुल, तुम्हें जरूर इस फंक्शन में 5 फीट करना चाहिए और तुम दिन रात मेहनत करके एक ऐसा परफॉर्मेंस तैयार करो जो सबके दिल को छू जाए। जी मासी। कुछ दिनों बाद सपना और गरिमा दोनों एक प्ले तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक ख्याल घूम रहा होता है। प्ले तो तैयार हो गया, लेकिन उसके लिए हम फैंसी कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पास में पुराने कपड़े का बाजार लगता है दीदी।
मेरी दोस्त ने दिखाया था। क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देख ले, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। सपना और गरिमा दोनों पुराने कपड़े के बाजार में जाते हैं और वहाँ ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए जो वह कल की परफॉर्मेंस में पहन पाए। बहुत कपड़े देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों निराश होकर घर वापस लौट रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह उनसे कुछ खाने को मांगती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, मेरे पास चने रखे हैं, यह लो, यह चने आप खा लो। हम तो अब घर ही जा रहे हैं, हम घर पहुंचकर खा लेंगे। बूढ़ी अम्मा चना लेती है और चने लेते ही उसको लगता है कि दोनों परेशान है। बूढ़ी अम्मा दोनों को उनकी परेशानी पूछती है। तुम दोनों इस पुराने कपड़े की मार्केट में आए, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं लिया और तुम परेशान भी दिख रहे हो। क्या मैं तुम्हारी परेशानी जान सकती हूँ? अम्मा, हमारा एक फंक्शन है स्कूल में जिसमें हमें फैंसी ड्रेस पहननी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और जो पैसे हैं उनमें हमें ड्रेस नहीं मिल सकता। अच्छा, बस इतनी सी बात। तुम लोगों ने मेरी मदद करी और मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो मेरी मदद करते। और तुम दोनों बहुत ही समझदार और सुंदर हो। तुम वह फंक्शन जरूर जीतोगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बूढ़ी अम्मा दोनों को थोड़ी दूर ले जाती है और वहाँ जाकर एक पुराने से घर में ले जाती है जहाँ फैंसी ड्रेस के अलग अलग पैटर्न के कपड़े रखे होते हैं। उन कपड़ों को देख दोनों बहुत अचंभित होते हैं और कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रही है गरिमा, यह कैसे हो सकता? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता। दोनों इतनी बातें कर ही रही होती है कि बूढ़ी अम्मा उन्हें कहती है कि यह फैंसी ड्रेस में से तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले लो और इसको पहनने के बाद जो तुम्हें चाहिए वह तुम इससे मांग लेना, यह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन दिया। हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे। थैंक यू अम्मा, हम फिर मिलेंगे। दोनों घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। गीता यह सब सुन अचंभित हो जाती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बात सच निकलती है। अगले दिन दोनों का फंक्शन होता है। दोनों फैंसी ड्रेस पहनती है और विश मांगती है। फैंसी ड्रेस हमें इस तरह से तैयार कर दो कि हम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दिखे और हमें इतना कॉन्फिडेंस दो कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। फैंसी ड्रेस में से एक रोशनी बाहर आती है और दोनों को बहुत सुंदर तैयार कर देती है और दोनों को हिम्मत देती है कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर पाए। दोनों तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि सभी बहुत खुश होते हैं और जज उन्हें 1 लाख इनाम में देते हैं और दोनों को मुंबई जाने का मौका भी मिलता है। दोनों इनाम लेकर घर पहुंचते हैं और बूढ़ी अम्मा को मन ही मन धन्यवाद करती है। देखो माँ, हम आज जीत गए और 1 लाख भी हमें मिले और मुंबई जाने का मौका भी मिला। अरे वाह मेरी दोनों बेटियाँ, आओ मुझसे गले मिलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और तुम दोनों अब मुंबई भी जा सकती हो। गीता और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती है और फैंसी ड्रेस की मदद लेकर अपनी माँ का काम हल्का कर देती है और अब तीनों खुशी की जिंदगी जीते हैं। और गीता अब घरों में काम करना बंद कर देती है और अपनी बेटियों के साथ समय बिताती है। बहू और बेटी में फर्क। अरे ओ महारानी, आज मुझे उठकर चाय नाश्ता दोगी भी या नहीं? सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन महारानी आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। सॉरी माँ जी, देर हो गई।
मैं अभी फ्रेश होकर आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गंगा चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को देती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी ननद नगमा अभी तक सो रही है। नगमा तो अभी तक सो रही है। नगमा उठ जाओ, देखो तो सूरज निकल आया है, अब कितना सोओगी, उठ जाओ नगमा। अरे बहू, तू इसे क्यों उठा रही हो? अच्छा अब समझी, तू मेरी बेटी से मेरा बदला ले रही है। मैंने तुझे क्या उठाया? तू तो मेरी बेटी को जबरदस्ती उठाने लगी। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि नगमा भी अभी तक सो रही है। हाँ तो क्या हुआ? उसका घर है ये, वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो ये मेरा भी है। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, समझी? अब जा और जाकर घर के बाकी के काम कर, समझी? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बना लूं? तभी उसकी ननद नगमा उठ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं भाभी, आज तो मेरा मन बिरयानी खाने का कर रहा है, तो आप बिरयानी ही बनाओ। पर मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और वैसे भी बिरयानी तो तुमने परसों ही खाई थी। आज मैं सबके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, ठीक है ना माँ जी? अरे तुमने सुना नहीं, या तुम्हारा कान खराब है? मेरी बेटी का जब बिरयानी खाने का मन है तो चुपचाप से जाकर सबके लिए बिरयानी ही बना दे। वैसे भी फ्रिज में रात की सब्जी रखी है, वो तुम खा लेना, अब जा। ममता की सास हमेशा ममता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो अपनी बहू और बेटी में बहुत भेदभाव किया करती थी। वो अपनी बहू से जरा भी प्यार नहीं करती थी और अपनी बेटी को अपने सर पर चढ़ाकर रखती थी। ममता को ये भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। कुछ दिन बाद नगमा ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही थी, तभी गलती से उससे उसका कांच गिरकर टूट जाता है। अरे क्या गिरा? हे भगवान, ये किसने किया? ममता भी वहीं पर होती है। तभी नगमा झट से कहती है, भाभी ने किया है माँ। हे भगवान, तुझसे क्या एक भी काम बिना नुकसान के नहीं होता है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुझे यही सब सिखाकर भेजा है? अरे तुझे पता भी है कांच का टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है। पर माँ जी, मैं तो। चुप, एकदम चुप। अगर आज तूने मुझसे जबान लड़ाया ना तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं नगमा, इससे गलतियाँ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा यहाँ से। ममता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन ममता छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी ननद नगमा एक लड़के से काफी देर से बातें कर रही है। जब वो नीचे आती है तो अपनी सासू माँ को हॉल में बैठा देखकर उनसे पूछती है, माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? नहीं तो, मैं तो कब से यहीं पर बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? वो नगमा बाहर खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे लगा शायद वो हमारा कोई रिश्तेदार हो। नगमा, नगमा, बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ, कहिए, क्या हुआ? तेरी भाभी कह रही है कि आज कोई लड़का तुझसे मिलने आया था और तू बाहर खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी। कौन था वो लड़का? अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो अभी अभी कॉलेज से आ रही हूँ और आप कह रही हो मैं बाहर खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही थी। कितनी झूठी हो आप भाभी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, नगमा एक लड़के से बात कर रही थी। भाभी, आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा सुना क्या दिया? आप तो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाने लग गई हो। माना कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, इसका बदला आप इस तरह से झूठ बोल कर लोगी? हे भगवान, राम राम राम, तुझे शर्म नहीं आती है? इस घर की बहू होकर अपनी ही ननद पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो। अरे जब तुझे मुझसे और मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ ना यहाँ से, लेकिन खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी पर ऐसे गंदे आरोप लगाए तो, समझी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ जी, मैं तो सच कह रही हूँ। मुझे लगा वो शायद हमारा रिश्तेदार या नगमा का कोई कॉलेज का दोस्त होगा। बहुत हो गया भाभी, आप अभी भी वही सब बोले जा रही हो।
देख ममता, मेरी बेटी को अपनी तरह मत समझ। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, समझी? अब जा और जाकर घर की सफाई कर और थोड़ी सफाई अपने दिमाग की भी कर ले, समझी? ये सब सुनकर ममता वहाँ से चली जाती है। एक दिन और ममता नगमा को उसी लड़के से बात करते हुए देखती है और वो अपनी सास को आकर बताती है, देख बहू, अब बस बहुत हुआ। अगर तूने दोबारा मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला ना तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए और एक बार प्यार से नगमा से इस बारे में बात करिए। तू घर में रहकर पागल हो चुकी है। कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगी, ना तो घर में रहेगी, ना ही तो मेरी बेटे पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा पाएगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन ममता अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है और जब दोनों सास बहू मंदिर से पूजा करके घर लौटती है तो उनको गेट पर एक चिट्ठी मिलती है। अरे बहू, ये चिट्ठी कैसी रखी है? जरा पढ़कर देख तो, किसकी चिट्ठी है? माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता है आप हमारी शादी के लिए नहीं मानोगी क्योंकि वो हमारे कास्ट का नहीं है। इसलिए मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर उसके साथ जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना माँ, और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आपकी बेटी नगमा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब कि तू सही कह रही थी बहू, सच में कोई लड़का उससे मिलने आता था। काश मैंने तेरी बात का यकीन किया होता तो आज ये सब नहीं होता। हे भगवान, न जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता होता कि नगमा उस लड़के के साथ चली जाएगी तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा यकीन नहीं किया। तूने हमेशा इस घर का भला चाहा और बदले में मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही। बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू कुछ भी कर, पर मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर ला दे। उससे बोल, वो जहाँ कहेगी, जिससे कहेगी, मैं वहीं उसकी शादी करवाऊंगी। बस मुझे मेरी बेटी ला दे बहू। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं नगमा को कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से इधर बैठिए। तभी ममता को कुछ याद आता है। सुनो, अब तुम रोज रोज यहाँ मुझसे मिलने मत आया करो, भाभी ने हमें साथ में देख लिया है। अच्छा, तो कॉलेज के रास्ते में ही तो मेरा घर है, तुम ही मुझसे मिलने वहाँ आ जाया करो। ममता नगमा के कॉलेज वाले रास्ते पर उस लड़के के घर का पता लगाने लगती है। तभी एक सुनसान जगह पर उसे एक घर दिखता है। जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। नगमा एक कुर्सी से बंधी होती है। भाभी, मुझे बचा लो भाभी, इस लड़के ने मुझे धोखे से या किडनैप करके लाया है। प्लीज भाभी, मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि राजीव आ जाए। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। जितना चिल्लाना चिल्ला लो, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ ही होगी, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैंने तुझे कितने बार समझाया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अगर तू मेरी नहीं हुई तो तू किसी की भी नहीं होगी। कमीने, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुझे मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पता चलेगा तभी तो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम से पहले ही एक चिट्ठी तुम्हारे घर पे रख दी है। तभी ममता पुलिस को लेकर फौरन वहां आ जाती है और राजीव को किडनैपिंग के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। ममता नगमा को घर ले आती है और सारी बातें अपनी सास अनुराधा से बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई मेरी बच्ची। मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ, धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, क्योंकि अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया है। मैंने हमेशा तुझे पराया समझा, लेकिन आज से मेरी एक नहीं बल्कि मेरी दो दो बेटियां हैं। माँ जी, एक बहू को और चाहिए ही क्या। उस दिन के बाद से अनुराधा बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करती है और दोनों को एक समान प्यार करती है।